बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बहुत अहम दिन चल रहे हैं। कहने को तो वैसे ज़िलहज का महीना चल रहा है और ज़ाहिर सी बात है इसमें हज होता है, जो कि अब चंद दिनों की ही दूरी पर है और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर ईद कुर्बा मनाएंगे और ऐसे में एक रिलीजियस फेस्टिविटी और एक्टिविटी होती है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी एक्टिविटी, कुछ मौशी एक्टिविटी और कुछ जुडिशल एक्टिविटी भी चल रही है। जैसे कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी संजीदगी से किया गया और इसलिए संजीदगी से किया गया ताकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदगी से लिया जाए। मैं आज आप सब लोगों को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदगी से लिया गया है, बिल्कुल वैसे जो संजीदगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिमांड करती थी। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको आज होने वाली कोर्ट की कार्रवाई याद करा देती हूँ। आज की जो कोर्ट की कार्रवाई हुई जिसके अंदर ये फैसला होना था, उस तरफ जानी थी ये बात कि भाई ये जो सिविलियंस हैं इनके मुकदमात जो कि 9 मई के वाक़े के अंदर शामिल पाए गए हैं, जो 9 मई के गुनाहगार हैं, जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, क्या इनका ट्रायल फौजी अदालतों में या आर्मी एक्ट के तहत होना चाहिए या फिर इनका ट्रायल सिविलियन अदालतों में ही होना चाहिए। उसी हवाले से जो समाअत थी उसमें एक इबहाम को कैटेगोरिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्लियर किया गया, जो ये तासुर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद ये जो सब कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आता है, ये जो शायद जो कुछ हो रहा है ये आईन और कानून के मुनाफी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि जो हो रहा है वो आइनी और कानूनी है। अब जाहिर सी बात है आज की समाअत तो आज तक के लिए ख़त्म हो गई, दोबारा रिज्यूम करेगी ईद के बाद। लेकिन आज की समाअत ने एक बहुत अहम मैसेज दिया और लुब्बे लुबाब और जो अहम मैसेज है वो ये है कि भाई ये जितने भी 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व लोग हैं, मुल्ज़िमान हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल तो फ़िलहाल आर्मी एक्ट और आर्मी कोर्ट में ही होगा। क्योंकि वो जो कुछ लोग थे ना, जैसे एतजाज़ एहसन साहब हैं, जैसे लतीफ़ खोसा साहब हैं, जैसे साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा साहब हैं, वो ये उम्मीद लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि शायद एज ए पिटिशनर उनको स्टे मिल जाएगा, इस बात के ऊपर तब तक के लिए रोक लग जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका कोई फैसला नहीं कर लेता कि भाई इन सिविलियंस के मुकदमात आर्मी कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत चलने हैं कि नहीं चलने। तो भाई वो स्टे नहीं मिला। आज के दिन की ईद से पहले की सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई उन लोगों का फौजी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। अब किस तरफ हालात जा रहे हैं ये तमाम तर मामला जानने के लिए हमने मधु किया आज का मोतबर पैनल। मुझे सबसे पहले ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल सीनियरिटी वाइज सजाद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल ज़मीर हैदर साहब, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, ये भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़मीर हैदर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि सीधी बात के प्लेटफॉर्म के अंदर आज आपका पहला शो है और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो आज एक शुभ कदम आया है ये सीधी बात के प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहे और आपसे हम इसी तरह गाहे बगाहे आपकी राय लेते रहें ताकि आपकी राय भी इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक जाए। सर आज जो समाअत हुई उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई एक तो जो 102 हैं सिविलियंस जिनको आड़े हाथों लिया जा रहा है और उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है। दूसरी चीज़ जो क्लियर कट सामने आई, स्टे ऑर्डर नहीं मिला। लतीफ़ खोसा साहब हों, एतजाज़ एहसन साहब हों, ख्वाजा साहब हों या फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो उनको एक उम्मीद थी कि भाई यहाँ पर तो डट के खड़े हो जाएंगे जी सुप्रीम कोर्ट वाले और कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, सर वो नहीं मिला। जिसका मतलब ये है कि ईद के बाद का जो पाकिस्तान होगा, जो सियासी मंजरनामा इन लोगों के लिए है, वो मुझे तो एटलीस्ट अच्छा नहीं दिख रहा। ज़मीर हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बिनिश, लेकिन आपने सही कहा, ये जब समाअत के लिए लगी पिटीशंस तो तभी कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बस इस पे बहस होती रहेगी और इसमें से निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वाज़े तौर पर ये एक मैसेज जो है वो दे दिया गया था कि ये जो जितने भी लोग मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल किए जाएंगे 1952 के एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में, ये मुल्ज़िम भी मिलिट्री के ही हैं और इनके खिलाफ चाहे वो सिविलियंस हैं लेकिन ये मुल्ज़िम जो हैं वो अफ़वाज पाकिस्तान के हैं, क्योंकि इन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला किया, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की। तो वो वाज़े तौर पर जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो मिलिट्री एक्ट के तहत ही की जाएगी।
और अब अदालत में बहुत बड़े बड़े नाम दोनों, एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा साहब, बहुत बड़े नाम हैं दोनों। फिर जवाद एस ख्वाजा साहब जो कि माशाल्लाह खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। ये पिटीशंस अब इसको इतने आराम से तो डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत बड़े बिग विग्स लेके आए हैं ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें वो यकीनन थोड़ी सी बहस चलेगी। एक जिसको कहते हैं कि गैलरी के लिए प्ले किया जाएगा, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसमें उनको, इन पिटिशनर्स को कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वाज़े तौर पर जो दलाइल दिए जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी, वो यही हैं कि जनाब ये उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर इसमें जो इस दफ़ा कुछ कहा जाता है कि पहले शायद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा जो रिलीफ दिया जा रहा है वो ये है कि जो भी मुल्जिम है उसको अपना वकील का राइट है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट अपना ज़ाती वकील हायर कर सकता है जो उसके बिहाफ पे प्लीड करे। तो ये तो अब मामला अदालतों में चलेंगे, फिर ही पता लगेगा कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है। लेकिन एज वी स्पीक ये मामला जो है, क्योंकि 102 लोगों का तो कल बता दिया DGISPR ने कि सिविल कोर्ट से रिमांड हो गया है टू मिलिट्री कोर्ट्स, वो वहाँ पे मुंतकिल हो चुका हुआ है, और उनके ऊपर कार्रवाई भी जो भी रूटीन की कार्रवाई होती है मिलिट्री कोर्ट्स में वो शुरू हो गई हुई है। तो अब वो एविडेंसेस आएंगे, जो भी मुल्जिम है उनके वकील अपने दलाइल देंगे, और आगे फिर जो भी जिसकी किस्मत में जो भी होगा, जो यकीनन जो बेगुनाह है वो बरी होगा, जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी, और ऐसा ही होना चाहिए। किस्मत तो ना कहें ज़मीर हैदर साहब, मतलब कंसिडरिंग के जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और जो मेरा स्टाइल है एंकरिंग करने का, ये करतूत है जिसकी जो करतूत होगी उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। जो जितना आग लगाने में मुलव्वस पाया जाएगा उतनी सज़ा मिलेगी। अलाउ मी टू गो टू ब्रिगेड साहब। ब्रिगेड साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब ज़मीर हैदर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई नॉन सीरियस या कोई फ़नी क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन सीरियस चीज़ मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। आई वांट कि आप उसका इसी स्माइल के साथ उसको एड्रेस करें ब्रिगेड साहब, क्योंकि जिस इदारे से आपका ताल्लुक रहा है ना, और वो कहता है ना, वंस अ फौजी इज़ ऑलवेज अ फौजी। आप रिटायर हो या ना हो, मैं आपको फौजी तस्वुर करती हूँ। यू हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर सर। ये जो 9 मई के वाक़यात है ना, ये मुझे DGISPR ने भी बताया, और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी आज अदालत के अंदर ये बताया कि ये जो फैसिलिटेशन हुई ना, ये आपके उस इदारे से ही हुई है। और जब DGISPR भी ये बता रहे थे, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि उनके दिल पर उन्होंने कितना पत्थर रख के ये चीज़ बताई, और कैसे उन्होंने बताया कि किन किन जनरल्स और किस किस ब्रिगेडियर के खिलाफ और उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ उन्होंने पूरा महाज खोला हुआ है, और इसलिए क्योंकि कोई माफ़ी नहीं है। सर, मेरे लिए ये डाइजेस्ट करना, यकीन करें मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही, मुझे तो नींद नहीं आई भाई, मुझे पूरी रात कल नींद नहीं आई कि एक्चुअली 9 मई के वाक़यात की जो फैसिलिटेशन है वो जस्ट बिकॉज के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक फ़ैन फॉलोइंग एक स्पेसिफिक इदारे में थी, विद इन द इदारा हुई है। आपको सुनकर कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आपने स्पिन दिया, ट्विस्ट भी दिया इसको। मेरा ख्याल है DGISPR ने बड़ा क्लियरली बताया था कि वो तमाम सीनियर ऑफिसर जिन्होंने अपने जो फौजी तनसीबात थी उनका सही दिफा नहीं किया, इन द सेंस कि दे अलाउड अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी थ्रू नेग्लिजेंस एंड इनकॉम्पिटेंस, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये जो आप पॉइंट दे रहे हैं, देखें वो तो हमें भी पता है कि रिटायर्ड फौजी, अब आई डोंट नो अबाउट सर्विंग का मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन पिछले 10 साल से सारे लोग जा रहे हैं, फैमिलीज जाती हैं, वो जलसे अटेंड होते हैं, सब कुछ होता है, रैलीज में होती हैं, वीडियोस हैं, ये तो कोई नई बात तो कोई नहीं है। माय पॉइंट इज दिस कि ये आप जो कह रहे हैं कि इदारे के अंदर कुछ इस तरह का मामला था, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बुक के मुताबिक उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, डिसिप्लिनरी एक्शन विच वाज वारंटेड, कि जनाब, और पहले उनका पावर ने कहा था रिस्ट्रेंट उन्होंने कहा जस्टिफाई किया है, और वो मैं भी समझता हूँ ठीक है, हालांकि लोगों कुछ और व्यू था। रिस्ट्रेंट जस्टिफाइड था कि हम अपने क्यों हम लोग जो हाजर सर्विस लोग हैं, फौज जो है वो क्यों कन्फ्रंटेशन में आ जाए विद द सिविलियन पॉपुलेशन, प्रोटेस्टर्स हैं जो भी वो लोग हैं, तो वो तो जस्टिफाइड है। लेकिन दूसरा पार्ट ये था कि चले उन्होंने
ठीक किया, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बट दोज सीनियर ऑफिसर हु वर एट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स इन लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और जो डायरेक्टली कंसर्न थे इन तमाम वाकयात से, उन्होंने ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की और वो अपने एहतियाती तदाबीर नहीं ली जो कि उनको लेनी चाहिए थी as part of the discipline, as part of the overall security of those establishment. तो वो मैं समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं विदिन, आई डोंट नो, ये आप स्पिन क्यों दे रही हैं विदिन की, मुझे तो कोई ऐसी बात समझ नहीं आई है। उन्होंने तो बड़ा क्लियरली बता दिया था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी नहीं है। उन्होंने वेरी क्लियर कि बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी होंगे और बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो मैंने लेटेस्ट मैं सुन रहा था कि जनाब अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुए, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात की है, तो जाहिर बात है ठीक ही होगा क्योंकि ओवरनाइट तो एकदम ट्रायल शुरू नहीं हो जाता ना। ठीक है ब्रिगेड साहब, एनीवेज इट्स नॉट अ स्पिन, ऑफ कोर्स आप लफ्ज़ कह लीजिए, शायद आपने उसका गलत इंटरप्रिटेशन लिया, लेकिन ठीक है आपकी तरफ से उसका मौक़िफ़ आ गया, क्लियर हो गया, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सर इसके साथ ही मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके पास रखना चाहूँगी, उसके बाद मैं ऑफ कोर्स सजाद मीर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। वो ये है कि आपने जिस तरह से फरमाया और जिस तरह से आपने इस चीज़ को क्लियर किया इस प्लेटफॉर्म पे भी एंड अदरवाइज एज वेल कि भाई जाहिर सी बात है नेग्लिजेंस थी जिस वजह से उनको हटाया गया या एक्शन लिया गया उन सर्विंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो सर अगर सिर्फ नेग्लिजेंस के ऊपर ये एक्शन लिया जा सकता है कि बरतरफ किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ट्रायल हो सकता है, तो जिन लोगों ने एक्चुअली वो किया है और जो लोग एक्चुअली मास्टरमाइंड हैं सर, आपको तो पता ही है कि फिर उनके साथ क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, वो तो उसमें तो किसी आप तो पहले दिन से कह रहे हैं, वो तमाम लोग अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, जो मास्टरमाइंड्स थे जिन्होंने बीच में आकी शरारत की और बुलवाई थे, और इवन बाकी प्रोटेस्टर्स जिन्होंने एक्चुअली जो पार्टी के बिलोंग करते थे, जिनके हाथों में डंडे सोते थे, मास्टरमाइंड कौन था? भाई मास्टरमाइंड तो वो तो अब वो बताएंगे, वो तो अब डिक्लेयर होगा। आई एम श्योर आने वाले दिनों में डिक्लेयर होगा कि कौन मास्टरमाइंड है, कौन फैसिलिटेटर है। ये मैं सिविलियन साइड की बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे ये हमले किए करवाए सर, मैं भी सिविलियन साइड पर बात कर रही हूँ, वो फौजी अपने मामला देख लेंगे, मैं सिविलियन की ही बात कर रही हूँ कि मास्टरमाइंड कौन है सर। भाई देखिए बड़ा क्लियरली बताया गया है कि दे हैव अनडिनाइबल एविडेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड एविडेंस, चाहे ऑडियोज हो, वीडियोज हो, और भी टेक्नोलॉजी के जो है कि, और ये उन्होंने कहा है कि कई महीनों से ये काम हो रहा था कि ये लोगों को इंसाइट किया जा रहा था। तो ठीक है, बिल्कुल मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन सब समझदार लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, जो मेरिट पे जिसका ट्रायल बनता है होना चाहिए। There is nothing, ब्रिगेडियर साहब नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, I'll come back to you sir। नहीं, जुमला सुन लें। जब फौज ने अपने इदारे के अंदर, एंड बिलीव मी, मुझे तो याद नहीं है, आपको भी पता है इतने सालों से हम मीडिया में प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे तो याद नहीं कि पिछले 15-20 साल में इतने बड़े पैमाने पर फौज के अंदर इतना डिसिप्लिन हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 स्टार्स 2 स्टार्स एंड 1 स्टार ऑल। आप पिछले 10-15 सालों की बात कर रहे हैं, मुझे तो पिछले 75 सालों में नहीं पता कि कब लास्ट टाइम कोर कमांडर लाहौर के घर पर अटैक हुआ था या फौजी तंजीमात पर अटैक हुआ था। अच्छा, मुझे मीर साहब के पास जाना है। आई गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू सर, आई विल गेट बैक टू यू, लेट मी ऐड सजाद मीर साहब इनटू इट। और मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि आप भी पेशेंटली उनको सुनेंगे, बिकॉज ही हैज बीन लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी पेशेंटली, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आखिर में आपके पास आने का मतलब ये था कि आप इस चीज़ को हमें समझाएं भी और इसको कंक्लूड भी करें। ब्रिगेड साहब ने नाम नहीं लिया, कल DGISPR ने भी नाम नहीं लिया था, और ब्रिगेडियर साहब ने इतना हवाला दे दिया कि सब समझदार है, सब जानते हैं। तो चलें, थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा, वैसे तो आपको पता मुझे बड़ा डर लगता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा सर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आप, मुझे पता है मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझे बचा लेंगे। सर अगर सबके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, वो जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, तो जाहिर सी बात है वो जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़मान पाक में हैं, उनको भी आड़े हाथों लिया जाएगा। क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ज़रूर बताया गया कि भाई जब से एक अहम गिरफ्तारी हुई जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी थी, उसके बाद देखा कि 200-300 ऐसी वाक़यात होना शुरू हो गए कि जैसे अटैक्स हो रहे हैं, जलाओ घिराव हो रहा है। और सर अगर ये बात है तो इसका मतलब है कि अगर मिलिट्री ट्रायल हो रहा है 102 सिविलियंस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी मिलिट्री ट्रायल होगा। और अगर उन पर मिलिट्री ट्रायल हो रहा है सर, तो मैं चाहूँगी कि आप ये उनको समझाएं, उनके जितने भी अब सपोर्टर्स रह गए हैं उनको ये बताएं कि अभी भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस गलत फहमी में रह रहे हैं कि जी मैं जिसको भी टिकट दूंगा वो जीत जाएगा, मैं एक आवाज़ दूंगा तो लोग बाहर आ जाएंगे। सर ज़रा थोड़ा सा रियलिटी चेक दें, आपकी बात सुन लेंगे, हमारी कहाँ सुनते हैं सर।
नहीं, वो बात हमारी भी नहीं सुनेंगे। आप कह रहे थे ना कि ब्रिगेडियर साहब नाम नहीं ले रहे, उनका नाम तो ना आप लेते हो ना हम लेते हैं, हम पर भी पाबंदी नाम लेने की। कभी हम कासिम के अब्बू कहते हैं, आपने जबान पार के हवाले से उनको आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल दुरुस्त किया। असल में जो फौज ने पैगाम दिया ना, वो असल में अदालत को दिया है। वो फौज बड़े तरीके के साथ, बड़ी एहतियात के साथ और एक एक चीज़ लोगों को साबित करके, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साबित करके उस तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हमारी सिविल अदालतें हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो अपना एक मजाज रखते हैं। अच्छा, जहाँ मैं कहता हूँ हमारा एक जुडिशल माफिया है जिसमें बहुत से वकील भी शामिल हैं, मैं नाम भी नहीं देता उन वकीलों के जिनकी टेप्स भी आई हैं, ऑडियो टेप भी आई हैं, वो एक दूसरे से राब्ते में भी होते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे चीफ जस्टिस कुछ करना चाहते थे, पहले दिन उन्हें सेटबैक पहुंचा। बड़ा अच्छा प्लान था कि काजी फाइज साहब को भी शामिल कर लो, वो मिलिट्री अदालतों के खिलाफ पहले कुछ कह चुके हैं, जवाद से ख्वाजा जवाद से मुकदमा करा दो, वो भी काजी फाइज ईसा और जवाद ख्वाजा जो दो जज थे जिन्होंने अपने इख्तलाफी नोट लिखे थे, तो उनको शामिल कर लो और उसी के साथ मंसूर अली को शामिल कर लो कि उनके अजीज हैं। लेकिन उसका हुआ कि उल्टा पड़ गया अदालत को भी। उन्होंने कहा कि जनाब आपकी तो कोई बेंच ही ठीक नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास शिकायत हो गई, मैं जा रहा हूं। तीसरे ने कहा जी आप कोर्ट बड़ा बनाएं, ये कोई सुनने वाला नहीं है। उधर इन्होंने पैगाम दे दिया फौज ने बड़ी क्लियर लफ्जों में कि भाई हमने तो अपने बंदे नहीं छोड़े, तुम्हारे बंदे कैसे छोड़ेंगे? हमने तो फौजी नहीं छोड़े, हमला किया आपने हम पर, आपने हम पर हमला किया। अगर कोई फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला करे तो हालत जंग और क्या होती है? दुश्मन और क्या कर सकता है? इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है? पैगाम तो ये था। देखें, मैं टंडो बहावल का वाकया कोट करता हूं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, शायद आपको याद ना हो। एक वाकया हुआ था हैदराबाद में, जिसमें हैदराबाद चंद मील के फासले पर एक नौजवान कैप्टन ने अपनी ही जाती मुकासद के तौर पर एक पूरी फैमिली को तह तह कर दिया था, दहशतगर्द करार देकर। वो साबित हो गया दूसरे दिन ही कि वो तो एक कोई जाती मसला था और उसके सिलसिले में ये हुआ था। और चंद मिनटों के अंदर जनरल आसिफ नवाज थे, जिनकी नवासी इस वक्त पकड़ी हुई है, जनरल आसिफ नवाज ने जीओसी को बदल दिया था। और ना बदला था बल्कि ट्रायल हुआ था, मार्शल लॉ हुआ था और उस कैप्टन को सजाए मौत हुई थी जी। और फौजी हमसे पूछते थे कि हमने तो अपने मुजरिमों को सजा दे दी, जो सिविलियन मुजरिम है उनको आपने सजा क्यों नहीं दी है? आप कहते हो सिविल कोर्ट में चलाओ, सिविल कोर्ट में आपने सिविलियन को भी सजा नहीं दी। उस टंडो बहावल के लोग बैठे हुए हैं, आप रोज बेलें दे दीजिए जाते हैं, आप मजाक कर रहे हैं सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स। सिविल राइट्स के माने भी आते हैं आपको? सिविल राइट्स यहां कहां? वो कहते हैं हालत जंग में सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये सिविल राइट्स होते हैं कि आप किसी मुल्क की सिक्योरिटी पे हमला करें और कह रहे हैं मेरे इंसानी हुकूक है। उस फौजी के इंसानी हुकूक नहीं है जो आपकी खातिर जान दे रहा है, उसके इंसानी हुकूक को आप वायलेट कर रहे हैं। तो पैगाम बड़ा था DGISPR का एक दिन पहले, और ये वजह सब कुछ किया कराया कोर्ट का अपना है जी। मैं कुल को इसमें लगी लिपटी रखना चाहता, और चीफ जस्टिस जो है उनको समझाया गया कि बुरे नाम के साथ वापस ना जाएं, कि जो कुछ भी प्लान किया गया ये मिसफायर कर रहा है। वो आज फैसला करना चाहते थे, नहीं कर पाए, छुट्टियां हो गई हैं, और उनको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको लहतो लाल से काम करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया 102 बंदों का ट्रायल हो रहा है। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल कह रहा है ट्रायल नहीं हो रहा। अब वो इफ एंड बट्स कह रहे हैं। ये कोई इतने तप्पड़ वाले आदमी नहीं है, पता नहीं उनकी फैमिली की कुछ मोहब्बत है किसी सियासी जमात के साथ, उस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बल्कि ये अपना इत्जाज आसन एक दिन कहा था कि यार ये तो बड़ा मनजा आदमी थे, पता नहीं उसने किस वजह से स्टैंड लिया है, कुछ इस तरह मिंचिंग वर्ड्स। इत्जाज ने भी एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही है। तो बात ये है कि ये देखिए कुछ चीजें होती हैं। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूँ, फिक्रे के लिए नहीं बल्कि समझिएगा। उन्होंने कहा था ना आपको देख के बड़ी खुशी हुई, मैं कहता हूं कि मैं उमर अताब बंदयाल की इस बात को सुनूं कि मुजरिमों को देखकर या जिनके खिलाफ कोई केस हो उनको देखकर आपको खुशी का इजहार करे काजी, या मैं उमर इब्न खत्ताब की बात सुनूं जो इस वजह से एक काजी को मुअत्तल कर दिया था या उससे नाराजगी का इजहार किया था कि उमर इब्न खत्ताब के खिलाफ ही मुकदमा था, वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो उसकी अदालत में पेश हुए और उसने कुछ शायद खड़े हो गए थे या शायद उनको अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारा था। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे फेवर किया था, फैसला मेरे हक में दे दिया तुमने, लेकिन तुमने मुझे फेवर किया था और उसको हटा दिया। एक वर्जन ये है, एक वर्जन ये है कि नाराजगी का इजहार किया।
तो मैं उमर अताब बंदयाल की बात मानूं जो मेरे बड़े खत्ताब की बात मानूं जो मेरे फारूक आजम है? सर आप मेरी बात माने अभी के करें लिए आप हमारे तो साथ। मीर साहब, गुड टू सी यू, इट्स सो गुड टू सी यू वक्फा आफ्टर सच अ लेना है? लॉन्ग टाइम। हाँ, मैं वक्फा लेना चाहती हूँ सर, मतलब समझ गए आप, इसलिए मैं कहती हूँ इट्स गुड टू सी यू, यू जस्ट लिसन टू मी फॉर टुनाइट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, बिकॉज मेरे पास ये पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे और डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कि आखिर ये दुबई प्लान है क्या, दुबई में क्या चल रहा है, क्या हांडी पक रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, या पता नहीं बिरयानी पक रही है, जो भी पक रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात जोन में जी मुझे ज्वाइन किया हुआ है ज़मीर हैदर साहब ने, मुझे ज्वाइन किया हुआ है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी सजाद मीर साहब ने। दुबई प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। ज़मीर हैदर साहब, क्या खबरें हैं? आप इस्लामाबाद में हैं, मतलब ठीक है दुबई के इतना करीब तो नहीं है, लेकिन हुक्मरानों के बहुत करीब है इस्लामाबाद। तो मुझे ये बताइए कि दुबई में क्या चल रहा है? ऐसे राह चलते तो मुलाकातों का, राह चलते तो कॉन्टैक्ट्स का नहीं हो सकता ना, राह चलते तो मेरी और आपकी वैसे ही मुलाकात नहीं होती, तो नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, या भी बस राह चलते ही एक दूसरे को हेलो हाय कर देंगे। व्हाट इज हैपनिंग इन दुबई सर? ये सब क्यों दुबई गए हैं, क्या पक रहा है वहां पर? बड़े अफसोस की बात है, इधर इस्लामाबाद में एक सेक्रेटेरिएट में पी ब्लॉक है जिसके अंदर प्लानिंग कमीशन है, और उस प्लानिंग कमीशन का काम ये होता है कि कम से कम आप अपनी आवाम के लिए अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक का एक विजन देखें कि हमारी आवाम को क्या क्या ज़रूरियात पेश आ सकती हैं, हमारी एनर्जी तवानाई की क्या ज़रूरियात हो सकती हैं, और दीगर के पॉपुलेशन किस पेस पे ग्रो करेगी तो हमारे पास क्या क्या चीज़ कमी होगी, उसके लिए क्या करना है, फूड सिक्योरिटी के मामला। मतलब ये एक होता है प्लानिंग कमीशन जहां पे प्लान किया जाता है। लेकिन हमने कभी देखा है कि जी कभी लंदन प्लान होता है, कभी दुबई प्लान होता है, तो ये जो प्लानिंग कमीशन है जहां पे आवाम के लिए कुछ प्लान होता है वो बिल्कुल बेकार और फारिग पड़ा हुआ है। प्लान वहीं पे होता है जहां पे आपको इक़्तिदार के लिए कुर्सी लेनी होती है। अब जरदारी साहब यकीनन बोलेंगे जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 8 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, 13 से 18 तक आपकी हुकूमत थी, तो टेक्निकली हमारी बारी बनती थी 18 में, लेकिन कोई पैराशूटर आया और हमारी जो है वो खत्म कर दी। लेकिन इसके बावजूद उसका आखिरी 1.5 साल हमने आपको दोबारा वापस लेके दे दिया और आपने फिर टेक्निकली हमसे ज्यादा टाइम गुजार लिया। तो अब हमारी बारी करती है कि आप हमें हुकूमत दे दें। और उन्होंने कहा, मतलब ये भी कहा होगा कि जी मेरे साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बहैसियत फॉरेन मिनिस्टर बड़ी जबरदस्त इंटर्नशिप भी कर ली है। दूसरी जानिब से नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा कि मेरी साहबजादी ने तो जेल भी भुगत ली, परेशानियां भी, जेल की सोबतें भी बर्दाश्त कर ली और बहुत कुछ देख लिया और जलसे इतने किए और बाकायदा फ्रंट पे आके लड़ती रही है पिछली रजीम से, हुकूमत से, तो उसका हक बनता है। तो वहां पे इक्तदार के ऊपर फैसला हो रहा है कि जनाब क्या बनना है, सीट ज़मीर हैदर साहब यानी कि नहीं होनी। तो हमारे लिए बारियां मलने गए बीनेश, आपके लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा वहां पे। बीनेश, मेरे लिए और आपके लिए कुछ नहीं हो रहा वहां पे। कुछ यहां दुबई बैठे हैं, कुछ अल्लाह के घर पहुंचे हुए हैं हज करने, पता नहीं सरकारी खर्चे पे गए हैं या अपने पैसों पे गए हैं। अल्लाह करे अपने पैसों पे गए हुए, क्योंकि मेरा ईमान है कि सरकारी खर्च पे हज नहीं होता। अच्छा, मुझे किसी के पैसे पे खर्च नहीं होता, आपको अपनी जेब से। मुझे यहाँ पे आपको रोकना है क्योंकि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई है, जो आपने बताया ना बारियां लेने गए हैं। मुझे ज्वाइन किया जी वेरी ऑनरेबल नदीम अफजल चंद साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर हम यही डिस्कशन कर रहे थे, आई एम श्योर पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, लेकिन मैं आपको वन लाइनर बता देती हूँ। कुछ खबरें कह लें या अफवाहें कह लें, या यहाँ पर अभी ज़मीर हैदर साहब एनालिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी कुछ अपना 1% दे रहे थे, उनकी राय में क्या है कि शायद कोई बारियां शारियां लेने गए हैं, दुबई में बारियां चल रही हैं कि अगली हुकूमत किसको मिलनी है। सर मेरा आपसे सादा सा सवाल है नदीम भाई कि अगर सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, सीटों की बात हो रही है, किसने क्या लेना है, किसको कौन सा इलाका चाहिए, किसने कौन सी सीट लेनी है और किसको विड्रॉ करना पड़ेगा, तो सर मैं तो सिर्फ आपसे पूछूंगी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में आने के लिए नून लीग से मदद मांगने की ज़रूरत है? सर क्या आप लोग को नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत हुकूमत चाहिए? सर डायलॉग पूरी दुनिया में होते हैं और डेमोक्रेसी होती डायलॉग के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए। जब आप जमहूरियत चाहते हैं तो फिर डायलॉग से आप कैसे रोक सकते हैं? और इस मुल्क को हमने दलदल से निकालना है, उसके लिए सलाह मशवरा या डायलॉग हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं हमेशा।
और पहले भी किए हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी चलाकर दिखाई आपको। रह की बात नून लीग से मदद मांगना या नून लीग से सीटें मांगना, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ना मेरे ख्याल में कोई सीट एडजस्टमेंट ऐसी कोई इशू है। इश्यूज हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसका एजेंडा है। मुल्क को आगे भंवर से कैसे निकालना है, मिसाक मईशत इसका एजेंडा है। जो जरदारी साहब ने लाहौर चैम्बर में फेडरेशन के और फिर एप्टमा के इजलास में बड़ी खुल के बातें की हैं, यही एजेंडा है। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। बाकी बातें सामने आ जाएंगी, चंद दिनों में सारी खुल के आ जाएंगी। और मेरे नहीं ख्याल कि कोई सीटों की, क्योंकि अभी तो पार्टी ने, अभी इलेक्शन होने, अभी पार्टी ने टिकटों के लिए एप्लीकेशन मांगी है, नून लीग ने आपने मांगी। जब अपने अपने पार्टियों के कैंडिडेट फाइनल होंगे तो उसके बाद ही सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है, और वो कुछ भी हो सकता है। वो लोकल एडजस्टमेंट भी हम कर सकते हैं सारी पार्टियों के साथ मिलके, किसी पार्टी के साथ भी हम मिलके कर सकते हैं। कोई हरफे आकर नहीं है कि हमारी को एडजस्टमेंट सिर्फ नून लीग से ही होनी है, किसी जमात से भी हो सकती है। अच्छा चंद साहब, ये तो आपने क्लियर किया, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि कुछ भी हो सकता है, तो सर ऐसे ही आपकी बात से ही निकला दिमाग के अंदर से एक आइडिया। मैंने कहा चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप माशाल्लाह इतने सीनियर मेंबर हैं, सियासत का इतना अच्छा एक्सपीरियंस आप रखते हैं सर, और पीपल्स पॉलिटिक्स करते हैं चंद साहब आप, तो मैंने कहा आप ही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ और ही सोचा हुआ है, और कुछ ऐसा सोचा हुआ है जो कि शायद जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को काबिल कबूल नहीं है, तो इसीलिए सोचा गया कि जी ज़रा मिडिल ईस्ट जाते हैं, गल्फ स्टेट जाते हैं, वहाँ मिल करके बैठ करके मुशावरत करते हैं कि खुड्डे लाइन लगना है, कि फुल टाइम अपना सीन ऑन रखना है। कोई ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है, क्योंकि आपने कहा कुछ भी हो सकता है सर, तो ये भी तो हो सकता है। देखिए जी, मेरे ख्याल में जब इलेक्शन के बारे में डिस्कशन होती है या मुल्क के फ्यूचर के बारे में पॉलिटिकल लीडर्स आपस में डिस्कशन करते हैं। मियां साहब यकीनन लंदन से आए हैं और उसके बाद मेरे ख्याल उन्होंने सऊदी अरेबिया जाना है, और जरदारी साहब भी दुबई चलेंगे। वो मियां साहब अभी पाकिस्तान आने का कोई उनका प्रोग्राम बंदी है या नहीं है, तो मेरे ख्याल में बेहतर जगह थी दुबई जिसमें मीटिंग्स हो गई, और इस मीटिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क के लिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रह की बात एस्टेब्लिशमेंट की, तो एस्टेब्लिशमेंट का जवाब तो एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है, मैं कैसे बता सकता हूँ, ना मुझे पता है, ना मैं गेट नंबर 4 का मुसाफिर हूँ कि मुझे कोई पता हो कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मुझे सच्ची बात है कोई खबर नहीं है। मैं सीना गजट देने के लिए मेरा ख्याल है मुनासिब टाइम नहीं है। चंद साहब तुसी नहीं गए दुबई, क्यों? तुसी भी चले जाते? नहीं, सीनियर लीडरशिप की अभी मीटिंग है जी, हमें पार्टी क़यादत जब बुलाएगी, जिधर बुलाएगी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ऑल द बेस्ट चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सजाद मीर साहब, आपने नदीम अफजल चंद साहब को सुना, उन्होंने कहा कि भाई ये र्यूमर्स हैं, और मेरे ख्याल से ज़मीर हैदर साहब को भी पता भी चल गया, और मुझे लगता है उनको अपने शो के लिए मटीरियल भी मिल गया। ज़मीर साहब मतलब मैंने लगता है उन तानू आराम से, लेकिन ज़रा सजाद मीर साहब को ज़रा सुन लेते हैं। सजाद मीर साहब, ये किसका ख्वाब नहीं होता वज़ीर आज़म बनने का? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके विजन में जो आपको हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, जो वज़ारत उज़्मा का जो मुकाबला है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी वर्सेस नवाज शरीफ होगा, या बिलावल भुट्टो ज़रदारी वर्सेस शहबाज शरीफ होगा? क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब और हमारी जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, उनके ताल्लुकात आइडियल चल रहे हैं सर। असल देखिए, बात यह है कि मीटिंग तो ज़ाहिर है जो हो रही है, जब इम्पोर्टेंट मीटिंग इस लिहाज से है कि कहा तो गया कि मरियम भी हज के लिए जा रही हैं, नवाज शरीफ भी पहले दुबई में आएंगे, फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे और हज करेंगे, फिर वापस आएंगे। अब हज का कोई तज़किरा नहीं है और तो वक्त गुजर भी गया। तो इस बार मतलब ये है कि ये खालिस एक सियासी इज्तिमा है, उसमें बहुत सी बातें शामिल हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है। वक्त ख़त्म हो रहा है, अगस्त में आपने जाना है, क्या इलेक्शन कराने के लिए तैयारी कर रही है इस्टेब्लिशमेंट या नहीं कर रही है? क्या उनके जहन में कोई और स्कीम है, या उन्होंने इनसे कुछ मांगा है कि बताइए आगे क्या करना है, इनसे तजवीज़ मांगी है, ये क्या आपने? ओके, तो अभी ये चीज़ भी ऑन द कार्ड है। ज़मीर हैदर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? ज़मीर साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, वापस आते हैं, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। वेरी ऑनरेबल नदीम अफजल चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ज़मीर हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंड ऑफ कोर्स द डायनामिक सजाद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बोलता है। सजाद मीर साहब ने दो एक ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखी कि हम सबके एक्चुअली होश उड़ गए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो वालिदैन हैं या जो वालिद साहब हैं वो अपने अपने बच्चों के लिए लॉबी कर रहे हो, वो अपनी अपनी भी बात कर सकते हैं। ज़मीर हैदर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन ये ज़रूर ऐड कीजिएगा कि आपको आने वाले इलेक्शंस के अंदर मुकाबला बिलावल भुट्टो वर्सेस नवाज शरीफ लग रहा है कि बिलावल भुट्टो वर्सेस शहबाज शरीफ लग रहा है? सर
देखिए, बिलावल भुट्टो वर्सेस नवाज शरीफ और आइदर मरियम नवाज होगा। मेरा ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई को दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं देने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और जिस तरह हमने देखा कि इसहाक डार साहब जब लंदन में थे और मिफ्ता इस्माइल साहब का को पूरा कॉन्फिडेंस था शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन फिर भी उन पर तनकीद हो रही थी इसहाक डार साहब की तरफ से। और आपको मालूम है कि इसहाक डार साहब तो यकीनन समधी हैं उनके मियां नवाज शरीफ साहब के, तो वो डायरेक्ट उधर से ही लाइन लेते हैं। तो एक डिवीजन है, इसको कोई माने या ना माने, लेकिन डिवीजन है और ये आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि किस तरफ जाएंगी चीज़ें। मियां नवाज शरीफ साहब यकीनन खुद इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब, क्योंकि वो सदर भी रह चुके हैं, शायद वो अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें। वो ही वुड रादर लाइक टू बी अ किंग मेकर देन टू बी अ किंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को किंग मेकर बेहतर तरीके से चला सकते हैं। दूसरी बात जो ये सज्जाद मीर साहब ने, आई एग्री कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं, चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कि कुछ और ही हो जाए, कुछ और ही प्लान हो रहा हो कहीं पर और उसके ऊपर मशावरत की जा रही हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या अभी जब ये मौजूदा हुकूमत का वक्त पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बर्डन उठाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएगी, या लोगों को ये कहेगी कि जी ये जो मईशत की से रिलेटेड जितने मामलात थे उसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं था, हम तो कोशिश करते रहे कि आपको रिलीफ दिलवाएं, लेकिन वहां पे वो इसहाक डार साहब और प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे जिनके पास प्लानिंग कमीशन थी और फाइनेंस थी, उन्होंने तो हमारी एक नहीं सुनी। तो हम तो बहुत कोशिश करते रहे, तो हमारे पास तो ऐसी कोई की मिनिस्ट्री नहीं थी जिसकी वजह से आप हम पर इल्जाम लगाएं। हमने तो पूरी कोशिश की और मेरे बेटे बिलावल ने तो दुनिया जाकर फिर कर जो है पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान की आवाज उठाई है। तो अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये, क्योंकि दे वर स्ट्रेंज बेड फेलोज एंड दे विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रेंज बेड फेलोज, और देखना है कि ये डाइवोर्स कब होती है। चलिए जी, हम देखेंगे। आखिरी 2 मिनट है, मैं ब्रिगेड साहब को देना चाहती हूँ। ब्रिगेड साहब, क्या प्लान है भाई, एस्टैब्लिशमेंट का क्या प्लान है? क्या एस्टैब्लिशमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के प्लान से इन सिंक नहीं है और वो कुछ और है जिसके लिए दुबई में सबकी बैठक हो रही है? बेनिश, आप बहुत ज्यादा चीजें प्रिज्यूम कर रही हैं, बहुत ज्यादा आप चीजें अज्यूम कर रही हैं। और तो सर आप बता दें ना, मेरे ख्यालात को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। आप बताइए, आपको तो इसीलिए बुलाया है, बताइए, दे खबर मुझे मेरी बात कि मेरी असम्पशन खत्म हो जाए। जी सर, मेरी बात सुनिए। अंग्रेज ने एक जुमला बनाया था, कहावत उनकी है, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। देखें, पाकिस्तान में आपको पता हमारी बड़ी एक यूनिक किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है, कल्चर है, और यहाँ थिंग्स कैन चेंज ओवरनाइट। वी डोंट नो कि मेन पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही हैं। ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट ने तो कल बड़ा क्लियरली कह दिया कि जनाब स्टेक होल्डर्स बैठे आपस में तमाम बातचीत करें, नेशनल कंसेंसस, वो तो वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जो हमारे 2 टॉप लीडरशिप जो है वहाँ दुबई में इकट्ठे हुए, ऑब्वियसली दे आर नाउ थिंकिंग अबाउट October and beyond. They're thinking about a power sharing formula. They're thinking about the election strategy की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और अगर ये अपना इकोनॉमिक क्राइसिस चलता है, इवन आफ्टर द IMF gives us that $1 billion, तो उसके बाद कैसे जो अवाम में इतना परेशानी, इस्तराब है, ये कीमतें बढ़ रही हैं वगैरह, ये तमाम चीजें, अभी फिर $215 अरब रुपए के आप पे टैक्सेस आ गए, 180 अरब पहले लगाए गए थे। तो लिहाजा ये बहुत हैवी एजेंडा है फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल गवर्नमेंट। एंड डोंट फॉरगेट देयर इज गोइंग टू बी अ केयरटेकर गवर्नमेंट आल्सो, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर या केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। आपको पता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में, खासकर इलेक्शन के दौर में, उनकी बड़ी अहमियत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। और अब हम आपसे ईद की फेस्टिविटीज़ के दौरान मुलाकात करेंगे और जो नॉर्मल शो है हमारा वो ईद के बाद दोबारा रिज्यूम करेगा। विल बी बैक। अल्लाह हाफ़िज़।